जय हिंद दोस्त, मैं कांग्रेस सर। इस वीडियो में आज प्रतिबिंब के बारे में बताता हूँ। जो प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब की कल परिभाषा बता दिए थे, तो आज उनको उसको दो पार्ट जो होता है, दो मुख्य रूप से दो भाग होता है। जो एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो कल प्रतिबिंब की परिभाषा बता दिए थे, तो आज वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला होता है प्रतिबिंब के दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए, बारी बारी से इसको डेफिनेशन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण दर्पण अथवा परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे पूर्ण रूप से कट जाती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? कटते हुए प्रतीत किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण अथवा परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटते हुए मालूम पड़ता है, तो मालूम पड़ेगा यानी डॉट डॉट से इमेजिंग हो जाए, वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बोल देंगे। और जहां पे एक्चुअली में कटेगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे। तो देखिए, बारी बारी से परिभाषा इसको डिफाइन करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं। परिभाषा देखिए, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखा हुआ है। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इस परिभाषा सेम रहता है, सिर्फ खाली थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि इस बिंदु स्रोत से आने प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पे खाली चेंज कर देना है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, होते हैं उसे प्रतिबिंब कहलाती है।
ये सिर्फ खाली दोनों का सेम परिभाषा एक ही है, प्रतिबिंब की परिभाषा खाली याद हो जाएगा तो दोनों का परिभाषा याद हो जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं सिर्फ उसको मतलब प्रतिबिंब बोल देंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में कटेगा तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे। परिभाषा तीनों का सेम ही है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा कि मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, परिभाषा सेम रहेगा। चलिए इसमें अंतर देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार लेंगे तथा इसमें अंतर स्पष्ट करें। यह सिर्फ खाली बता देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे एक तरफ बीच में लाइन ड्रा कर देंगे, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देंगे। तो देखिए पहला अंतर क्या हो जाएगा कि एक तो दोनों का परिभाषा लिखा जाएगा, ये पहला अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा लिख देना है, इसका परिभाषा और इसका परिभाषा। तो एक परिभाषा पहला अंतर हो गया। और दूसरा अंतर क्या लिख देना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो इसको पर्दा पे हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है और बिना विदाउट कटिंग है, यानी एक रेखा द्वारा इसको दर्शा दिया जाता है। क्या है वास्तविक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें लिखेंगे थर्ड में, ये डॉट डॉट रेखा से दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट रेखा से दर्शाया जाता है। ये हो गया। ये फोर्थ में क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और इसमें क्या लिख देंगे कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तु के अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। बस यही आपका डिफरेंट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखिए तो एग्जाम में शायद अगर पूछ दे तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब इसको बढ़ते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोल दे कि अगर समतल दर्पण के सामने 5 मीटर दूरी पर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब की दूरी निकालें। तो इतने याद रखें कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सपोज ये क्या हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, तो ये वस्तु की दूरी मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये कोई वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब हमको दिखेगा पीछे की साइड में दिखेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा हुआ है, तो इसमें भी प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगा वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण जो होता है उसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यानी वस्तु की दूरी बराबर वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक परिवर्तन किसको बोला जाता है। तो पार्श्विक विस्थापन कहने का मतलब है कि जब कोई दर्पण में या कोई समतल दर्पण में किसी वस्तु को हम राइट हैंड से यानी दाएं हाथ से अगर कोई वस्तु उठाते हैं तो हमको दाहिनी तरफ से दिखता है, उसी को यानी आकार के रूप में अगर देखें तो सीधा रहता है, जैसे रहता है वैसा है। लेकिन क्या वास्तविक रूप से यानी जो बायां वाला रहता है उसे दायां दिखता है और दायां वाला रहता है वो बायां दिखता है। यही क्रिया को क्या बोला जाता है, पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। यानी जैसे समतल दर्पण में आप लोग दर्पण के सामने जब खड़ा होते हैं तो वहां पे अब जब बायां हाथ उठाइएगा तो हमको लगेगा कि उसमें खैया हाथ उठा रहा है, और दाहिना हाथ अगर उठाते हैं तो उसमें लगता है कि बायां हाथ उठाता है। लेकिन मेरा जो पोजीशन रहता है, जो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसा नहीं होता, सिर्फ खाली लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। इसी क्रिया को जो ये परिवर्तन होता है इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। एक क्वेश्चन हो सकता, क्वेश्चन दे दे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। तो देखिए आप लोग घर में जो जितना यूज होता है दर्पण वो मेनली रूप से समतल दर्पण होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसमें प्रतिबिंब देखते हैं तो जितना वस्तु की दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होता है। ये पहला विशेषता हो गया। और दूसरा विशेषता क्या है कि वस्तु के जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब के आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी अगर मान लिया जाए कि इधर का माप ऐसे हो जाए कि यहाँ पे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर के ही हमको वस्तु को दिखाई देगा। या तो मान लीजिए
अब देखिए पहला क्या है कि दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, यानी वस्तु कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे क्या चीज है, ये डैश है, यानी ये वस्तु हो गया, यहाँ पे प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बन रहा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर ऊपरे हेड है तो यहाँ भी ऊपरा ही हेड मिलेगा, अगर नीचे टेल है तो यहाँ प्रतिबिंब में भी नीचे टेल मिलेगा। बट खाली इसमें डिफरेंट होता है कि जो लेफ्ट वाला रहेगा सो राइट दिखेगा, और राइट वाला रहेगा सर लेफ्ट की तरफ, यानी बायां वाला दायां, दायां वाला बायां दिखेगा। इसको पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और 6 क्या है कि जो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के आगे होता है। ये तो सुनने में बताया कि जो प्रतिबिंब की वस्तु के जितना दर्पण के केंद्र से, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से जितना दूरी इधर का वस्तु दूरी रहेगा उतना ही दूरी प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे हमको प्राप्त होगा। अरे गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण यानी कहने का मतलब है कि ये गोलीय दर्पण हो गया। यहाँ पे एक गोलीय दर्पण हो गया, तो इसको क्या बोले, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये अंदर में जो पूरा पार्ट है वो पूरा खाली है, तो ये गोल है, लेकिन जो अंदर वाला क्या है खोखले भाग का है, इसे कौन बोला जाता है, गोलीय दर्पण बोला जाता है। परिभाषा लिखें, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे देखिए ना यहाँ पे ये गोल है, तो परावर्तक सतह क्या है, ये गोले को तो गोल ही तो है। अगर मान लिया कि यहाँ से प्रकाश ऐसे पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे इस तरह से अगर प्रकाश यहाँ पे पड़े तो इस तरह से चल जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ से इस तरह से प्रकाश आवे तो इस तरह से मुड़ जाएगा, तो परावर्तक सतह ये बाहर वाला हो गया, तो परावर्तक सतह ये हो गया। तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण वो ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। तो परावर्तक सतह क्या, खोखले गोले का तो भाग ही तो है, इसलिए इसको कैसे बोला जाता है, गोलीय दर्पण बोला जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण को अगर डिवाइड इसको करें तो दो भाग में बढ़ जाता है। एक अवतल दर्पण होता है, सॉरी एक अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। एक अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसको हम काटें, एक इसको पीछे से अगर काट दें तो दो तरह के दर्पण बन जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे काट दें, तो इसको ऐसे काटें तो देखिए दोनों तरफ के अगर रजित करें, इसको बाहर से रजित कर देते हैं, अब इसको अंदर से रजित करते तो दो तरह के हमको दर्पण प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया और यहाँ पे उत्तल दर्पण हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, और ये वाला जो बन जाएगा से उत्तल दर्पण बन जाएगा। और देखिए परिभाषा इसको कैसे बोलेंगे कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, यानी परावर्तक सतह धसा हो। चलिए देखिए अब यहाँ बताते हैं कि अवतल दर्पण किसे बोलेंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, यानी धसा हो, उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये परावर्तक सतह है, ये वाला अंदर वाला मिलेगा हमको, ये वाला है। तो परावर्तक सतह क्या है, अंदर के धसा हुआ है, और रजित कहाँ किया गया है, बाहर की तरफ किया गया है। तो यानी जब प्रकाश ऐसे इस तरह से आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस तरह से मुड़ जाएगा, एक से गुजर जाएगा, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह यहाँ पे हुआ, तो परावर्तक सतह क्या धसा हुआ, इसलिए इसको कैसे बोल देंगे, अवतल दर्पण बोल देंगे। और उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, अब उत्तल दर्पण बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ से
राजित कर देते हैं, सिविलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रवर्तक सतह क्या हो गया, उठा हो गया। तो उठा हो गया तो इसको कौन बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी प्रवर्तक सतह कौन अलग है, ये वाला इधर से तो राजित किया हुआ है, तो जब इधर से राजित किया हुआ है तो प्रवर्तक सतह कौन बनेगा, इधर बनेगा। जो बाहर में उठा हुआ उसको वो हो गया। तो ये प्रवर्तक सतह जैसे मान लें कि यहाँ से ऐसा आया तो इधर का मट्टा करके लग जाएगा, तो इसका प्रवर्तक सतह कौन बना, ये वाला बना। इसलिए इसको कैसे बोल देंगे, उत्तल दर्पण लगेंगे। देखिए इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, उत्तल दर्पण। अगर मान लें कि उत्तल पूछे तो इसको कैसे बोलेंगे, उठल रहेगा। यानी प्रवर्तक सतह जो रहेगा से उठा हुआ रहे। जब जो दर्पण में प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उसको कैसे बोलेंगे, उत्तल। उससे उठल भी होता है, उससे उठल हो गया, उससे उत्तल हो गया। तो इतना भी याद रहेगा कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कह देंगे। और अवतल दर्पण किसको, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण बोल देंगे। ठीक है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब इसमें आता है कि गोलीय दर्पण में अलग अलग पार्ट भी होता है, तो उसको बारे में देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ एक सेंटर मान लेते हैं। तो सेंटर मान लेके जब इसको कैसे काटे थे, एगो के बाहर से राजित किए थे आधा दूरी और एगो के अंदर से राजित कर दिए थे। तो यहाँ से एक आज जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका ये पोल हो जाएगा, इसका ये पोल हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेंटर है। तो आप देखिए ध्रुव किसको बोला जाता है, यानी पोल इसको बोला जाता है। पी से भी इसको पोल लिखा जाता है, जिसको ध्रुव भी बोलते हैं। तो ध्रुव किसको बोला जाता है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण को ध्रुव कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु कहने का मतलब खोखले गोले का मध्य बिंदु नहीं, दर्पण के मध्य बिंदु। तो दर्पण मेरा कौन कितना से कितना दूर बना है, ये वाला दर्पण बना है हमको। ये जो मान अगर ए बी मान लिए तो ए बी हमको दर्पण मिला, अगर पूरा को बोलेंगे तो खोखले गोले बन जाएगा, गोले का यहाँ पे सेंटर बन जाएगा। लेकिन ध्रुव किसको बोला जा रहा है कि दर्पण के मध्य बिंदु। तो दर्पण हमको ए और बी तक मिला, तो ए और बी तक मिला, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और देखो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र देखिए, तो यहाँ पे एकदम पूरा एक गोल बन रहा था, इसको पूरा गोल बना था। ये खोखले गोले का जो एक केंद्र यहाँ पे बना है, इसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य एक गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र का वक्रता केंद्र बोला जाता है। वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या ध्रुव और सेंटर को मिलाने वाला, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला रेखा को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं इसको वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या सब, वक्रता त्रिज्या किसको, गोलीय दर्पण का जिस गोले का भाग होता है उस त्रिज्या को क्या बोले, ये त्रिज्या हो गया, इसके लिए त्रिज्या हो गया, इसलिए इसको कैसे बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता। और प्रधान अक्ष या तो फिर मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाला एक सरल रेखा को प्रधान अक्ष या तो फिर मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या प्रधान अक्ष किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कौन वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र ये वाला, ये जो मिला दिए रेखा इसको क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष बोल देंगे। मुख्य अक्ष या तो फिर प्रधान अक्ष बोला जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और देखिए एक क्वेश्चन बहुत इसमें इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो हर एग्जाम में लगभग पूछिए देता है कि F बराबर R/2 सिद्ध करें, या तो भी दिखाएं कि F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब समझ में चला यार, चारों पॉइंट चलिए थोड़ा लिखा देते हैं। ध्रुव किसको बोलेंगे,
मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। थोड़ा लिखते जाइए, फास्ट लिखते रहिए। और दूसरा में आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? तो अगर गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग जिस गोले का भाग होता है उसे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा में आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो देखिए गोलीय दर्पण पे जिस गोले का भाग होता है जिस गोले का भाग उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है, मुख्य अक्ष किसको बोला जाता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाला चरम रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है। यदि लिखने की जरूरत पड़े तो YouTube में जो स्पीड होता है वो कम करने के लिए भी होता है, वहां पे काम करके इसको परिभाषा को लिख सकते हैं। अब ये बताते हैं कि गोलीय एक सिद्ध करने के लिए रहता है, दिखाएं कि F बराबर R/2 या F बराबर, या ऐसे भी बोल सकता है कि दिखाएं कि R बराबर 2F है। यानी हमको सिद्ध करना है कि F बराबर R/2
2 होता है। या तो फिर इसको इस तरह से बोल सकता है कि r बराबर 2f होता है, इस तरह से भी बोल सकता है। तो एग्जाम में किस तरह से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम मींस अर्थ निकलता है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इस क्वेश्चन को कोई बोल सकता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी संबंध अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में बोल भी दे कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है, तो डायरेक्ट हमको याद रखना कि f बराबर r/2 या r/2 या इस तरह से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी दे सिद्ध करने के लिए दे देंगे कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के संबंध स्थापित करें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखिए इसको संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये किरण हो गया, यहाँ पे ये किरण आएगा, यहाँ से एफ है, ये से है जो सेंटर जिसको बोला जाता है। और ये प्रकाश की किरण जब आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजर जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया है, सेंटर हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। और ये पोल जिसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। एक एम एन एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और ए और बी एक आपतित किरण हो जाएगा। और 20 दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु एफ से गुजरता हुआ गुजर जाएगा, एफ से गुजर जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। तो मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P जिसका ध्रुव P है। मान लिया कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा AB आपतित किरण बिंदु P से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। बिंदु से वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। मेरे ख्याल से अब सब यहाँ पे लिखा दिया, इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसको देखिए, इसको ड्राइव कर देते हैं। ये इतना याद हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ से आपतित किरण हो गया, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से गुजर रहा है। अब ये याद रखिए ये जो CP है इसे क्या है, मुख्य से यानी त्रिज्या है। तो जब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है तो यहाँ से अगर ड्रा हम करें, ये भी क्या हो गया, CB भी है, क्या बनेगा, त्रिज्या ही बनेगा, क्योंकि ये वाला गोलीय दर्पण है और यहाँ पे सेंटर है। तो जो CP के वैल्यू रहेगा वही वाला क्या रहेगा, ये CB के वैल्यू रहेगा, यानी CP बराबर CB हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि परावर्तन के नियम से क्या बताए थे, परावर्तन के नियम से बताए थे कि ये जब दर्पण है तो यहाँ से ऐसा आता है, परावर्तन के बाद
यहाँ जो लंब आता है जितना ई वाला कोण रहता है उतना ही आर कोण रहता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है। कहां से? परावर्तन कोण से। यानी कहने का मतलब है कि ये आपतन आपतित किरण ये हो गया और बीच में डाला गया लंब से जो कोण बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ये आई हो गया, यानी आपतन कोण हो गया, और ये वाला कोण से कोण बन जाएगा? परावर्तन कोण बन जाएगा। यानी परावर्तित किरण और बीच में डाला गया लंब से जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण आप यहाँ पे देखिए कि आई बराबर आर हो गया, तो आर बराबर आर हो गया, तो यहाँ देखिए तो एक आप इस तरह का फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह का फिगर दिख रहा है, यहाँ से ऐसे गया, फिर ये जो डॉट डॉट लाइन है या फिर ऐसे आया, सेम यहाँ पे फिगर है, यानी कहने का मतलब कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी ई वाला बन जाएगा। कहाँ से? एकांतर कोण से बन जाएगा, यानी जितना आई ई वाला रहेगा उतना ही ई वाला आई रहेगा। कहाँ से? एकांतर कोण से बन जाएगा। तो यहाँ जब आई है तो यहाँ भी एंगल आई मान लेते हैं। चलिए अभी इतना लिखा गया होता है, आगे देखिए चलिए इसको ड्रा करते हैं। त्रिभुज बिंदु बी पर अभिलंब इस प्रकार डालते हैं कि नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे कोण जो बनेगा एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल ले लेंगे? ए बी सी बराबर सी बी एफ, सी बी एफ, यानी कहने का मतलब है कि एंगल, चलिए एंगल देखिए एंगल ए बी सी बराबर कौन हो जाएगा? सी बी एफ, यानी ई वाला हो जाएगा से एंगल से बी एफ। कहां से हो जाएगा? आपतन जो नियम बनता था कि क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी परावर्तन के नियम से अभी तुरंत है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन आ रहा है, ये आपतन कोण गया और ये परावर्तन कोण हो गया। तो देखिए तो ए बी सी यहाँ हो गया, और परावर्तन कोण कौन वाला हो जाएगा? सी पी ए, यानी दोनों एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे परावर्तन के नियम से, जो कोष्ठ में बंद कर देंगे, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे ये भी देखने को हमको मिल रहा है कि जितना एंगल ई वाला बन रहा है उतना ही एंगल ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पे अगर लिखे ए बी सी एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ लिख सकते हैं, बी सी एफ, यानी बी से एफ एंगल हो सकता है। ठीक है, ये दोनों एंगल बन गया, यानी कहां से? ए बी से बराबर बी से एफ। अभी तुरंत बताएं यहाँ से, तो ये दोनों जो एंगल बनता है इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एकांतर कोण बोला जाता है। अंतर एकांतर कोण बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कोण कहां से दोनों बराबर हुआ? एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए तो यहाँ पे जब जो त्रिभुज के, आप लोग इतना पता है कि जो त्रिभुज के जब दो कोण अगर आपस में बराबर है तो त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, यानी दो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब कोई भी त्रिभुज के अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बी से एफ, यानी त्रिभुज बी से एफ जो बनेगा से कैसा त्रिभुज बन जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सी एफ बराबर कौन हो जाएगा? एफ बी हो जाएगा। सी एफ यानी यहाँ से यहाँ तक दोरे, और तब जब दो को त्रिभुज कहने का मतलब जब ई वाला आएगा और ई वाला आएगा दोनों क्या मिल गया? बराबर मिल गया, आई बराबर आर हो गया। तो कहने का मतलब सी एफ
बराबर एफ बी, यानी दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं सी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा। दोनों एंगल क्या हो, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कि इतना बराबर इतना हो गया, तो क्या एफ जो होता है कहाँ पे है, मध्य बिंदु पे है। तो सी एफ बराबर क्या, एफ पी होगा, या तो फिर लिख सकते हैं सी पी सॉरी एफ सी बराबर एफ पी। तो यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा सा कि जो बी है, पॉइंट बी है पॉइंट पी के बहुत नजदीक है, यहाँ पे लिखना होगा यदि बिंदु बी जो है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो बिंदु बी है पी के बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, तो क्या हो जाएगा, बहुत करीब है। तो कहने का मतलब है कि एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों बराबर, यानी एफ बी बराबर एफ पी हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए कि अब इसके अनुसार अगर चले पी एफ बराबर एफ सी, इसको लिख सकते हैं। जब ई दोनों बराबर था तब ये वाला दोनों बराबर था, तो ये दोनों सपोज मान लीजिए यहाँ पे है, तो जब ये बराबर हो गया, तो क्या ये बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि जब ई बराबर था तो ये भी बराबर था, तो यहाँ हो जाएगा पी एफ। या इसको किस तरह क्या हो गया, आधा डिस्टेंस हो गया, आधा इधर आधा इधर, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी से बटा 2, यानी दोनों के आधा डिस्टेंस है। जब यहाँ आधा हो गया, यहाँ आधा हो गया, तो यानी टोटल के हम आधा कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल को हम क्या कर दिए, आधा कर दिए। तो अब देखिए तो सी एफ इतना हो गया, तो सी पी या पी एफ, ठीक है। तो पी एफ बराबर क्या हो गया, पी सी बटा 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए पी एफ क्या है, तो फोकस दूरी किसको बोला जाता है, तो किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, जिसको एफ से लिखते हैं। और ये सेंटर ध्रुव और दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है, यानी इसको आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, आर हो गया, यानी पी सी, तो पी सी बराबर आर हो गया। और पी एफ यानी एफ बराबर क्या हो गया, आर बटा 2। यही हमको सिद्ध करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से, तो इसको याद कर लीजिए। याद का बहुत आसान तरीका से इसको ड्राइव हो गया है, तो याद मेरे ख्याल समझ में आया होगा। यही हमको सिद्ध करना था। चलिए इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देते हैं, इसको बनाना है। यदि किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी निकाले। तो फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए इस एगो पे सोल्व कर देते हैं, बाकी सोल्व आप लोग को करना है। तो यहाँ पे क्या, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो
अवतल दर्पण यहाँ पे कर लीजिए। यदि किसी अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ए बराबर है क्या, तो ए बराबर बैठा देंगे r/2। तो ए बराबर जब बैठाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ फॉर्मूला है, यानी ए बराबर क्या है, r/2 है। तो ए हमको निकालना, r कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 8/2, यानी ए बराबर हमको कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए सेम क्वेश्चन यही में रहेगा और सेम खाली बनाना है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अब इसका आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा, या इसको कितना आएगा। चलिए अब एक और ट्रिक आपको देते हैं, इसको भी याद करके आना है और नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बताएंगे। तो इसको आज थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में दे रहेगा कि कोई वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ हमको प्राप्त होगा, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीका से इसको याद कर लेना है, बहुत आसान तरीके से सब आपको क्वेश्चन बन भी जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। तो एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लें कि एक कोई अवतल दर्पण है तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। तो जैसे मान लें कि ये अवतल दर्पण है, ये यहाँ पे P हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, तो ये इसको से और F मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि कोई यहाँ से प्रतिबिंब रे जाता है और ये F से गुजरता है, तो अगर मान लिया जाए कि इसको ड्राइव अगले वीडियो में करेंगे जो नेक्स्ट डे बनाए इसे, तो यहाँ सिर्फ खाली फिलहाल बताते हैं। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन बोल दे कि यदि कोई वस्तु फोकस और सेंटर के बीच रखे तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। तो इसको बहुत आसान तरीका से इसको बताएंगे यहाँ। यानी क्वेश्चन रहेगा कि यदि कोई वस्तु फोकस और सेंटर के बीच, अर्थात यहाँ पे वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको एकदम सटीक एकदम ट्रिक याद रखना है कि अनंत, ये वो अनंत होता है, ये अनंत हो गया और सेंटर और अनंत के बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं, एक मान लेंगे तो अनंत के 1 मानेंगे और सेंटर और अनंत के बीच के 2 मानेंगे और सेंटर को 3 मानेंगे और फोकस और सेंटर के बीच को 4 मानेंगे और एक को 5 मानेगा और इधर 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कहाँ बोले थे कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है, फोकस और सेंटर के बीच में। तो कुछ नहीं करना, जहां पे रखा है वस्तु वही वाला संख्या को हमको 6 में से घटा देना, खाली 6 में से घटा देना, यानी 6 में से कितना को घटा देना है, 4 को घटा देना है, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 देखिए है कहाँ पे, अनंत और सेंटर के बीच में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि जब कोई वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में रखा गया तो 6 में से सभी को 6 में से घटा देना है, जहां पे वस्तु रखेंगे उतना को घटा देना। तो 6 में से 4 को घटाया कितना बचा, 2 बचा। तो 2 कहां पे है, अनंत और सेंटर के बीच में है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनंत और सेंटर के बीच, अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। चलिए एक और बता देते हैं। जैसे सपोज मान लिया कि वस्तु, यदि कोई वस्तु ए पर रखें, यानी फोकस पे रखें, जब किसी वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी प्रतिबिंब कहाँ पे रखे हैं, 5 पे रखे हैं। तो 5 पे जब रखे हैं तो इसको 6 में से कितना को घटा देना है, 5 को घटा देना है। तो 6 में से 5 को अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 कहाँ पे है,
अनंत पे है, यानी कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब फोकस पे वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब कोई वस्तु को एक पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस अनंत पे बनेगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका अनंत हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से बताएंगे या इसको एक डिराइव करके बता देते हैं। चलिए देखिए, पहला जो है, पहला आपका बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, बुक है तो खोलिए। अब देखिए कॉल का कि जब वस्तु के अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ रखा गया है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया, यानी वस्तु कहाँ पे रखा गया, यहाँ पे रखा गया है। जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात कहाँ पे रखा गया है, 6 पे रखा गया है। इसको बजाय देते हैं, 6 पे वस्तु पे रखा गया, तो हम तो आसानी से पकड़ लेंगे कि 6 में से 6 को घटाएं, 6 में से 6 को घटाएं तो कितना बचा, 0। तो जब 0 बचेगा तो किधर बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, यानी जब 0 बचा तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। चलिए इसको देखिए, इसको ड्रा करते हैं। यानी वस्तु कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है। तो यहाँ देखिए कि एक रे जो है इसे कहाँ से जाएगा, एक सेंटर से गया, तो इतना पता है कि जब सेंटर से किरण जाता है तो उसी दिशा से लौट आता है, सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही लौट आता है। तो इसका बन गया और एक क्या, ये वस्तु रखा है, ये वस्तु रखा गया है। तो एक वस्तु से भी प्रकाश को अगर ले जाते हैं ये, तो यहाँ से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, एक से गुजर जाएगा। सीधा बना देते हैं, यहाँ से प्रकाश गया, परावर्तन के बाद कहां से गुजर गया है, एक से गुजर गया। तो अब देखिए कि इसको अगर डॉट डॉट से ले जाते हैं तो कोई बिंदु यहाँ पे काटा, यानी प्रतिबिंब की दूरी कहां पे हो जाएगा, ये वाला प्रतिबिंब बन जाएगा ये, यानी ए और बी जो है वस्तु हो गया, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यहाँ प्रतिबिंब, तो देखिए उस ट्रिक से हम देखते हैं कि वहां पे दर्पण के पीछे बनता है कि ना। तो कहाँ पे रखा गया, ये पी है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया। तो 6 में से 6 को घटाइए, कितना बचा, 0 बचा, यानी दर्पण के पीछे। और जब इतना याद रखना है कि जब दर्पण के पीछे का तो आभासी बन रहा है, तो आभासी बन रहा है जब वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर याद रखें कि जब पीछे बन रहा है तो आभासी जब बनता है तो वस्तु से बड़ा बनता ही है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखें। ये पहला क्वेश्चन कहा था, कहाँ पे रखा गया, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया था। तो इसके लिए हो गया एक पॉइंट और बता देते हैं क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा फिर। तो अभी क्या कह रहा है कि जब वस्तु का अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ रखा गया, फोकस पे रखा गया। चलिए इसको फिगर ड्रा कर देते हैं। आवरी वस्तु को फोकस पर रखें। एफ हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है,
यहाँ पे वस्तु रखा गया तो एक तो सेंटर से ले जाना ही है किरण को, तो एक सेंटर से ले जाते हैं। ये जब यही दिशा से आया फिर इसी दिशा में लौट जाएगा, क्योंकि जब सेंटर से जाता है तो सेंटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक को कहां से वस्तु के ऊंचाई एक रे ले जाते हैं, ये जरा और जब ये जाएगा तो यहां से परिवर्तन के बाद एक से गुजर जाएगा, ये रे गया और इधर से लौट आया, फोकस से लौटा। अब देखें तो एक यहाँ पे क्या है, एक सीधा सीधा एकदम रेखा चला जा रहा है, क्या ये कहाँ पर छेद भी करेगा, कहीं नहीं पर छेद करेगा, तो कहीं नहीं पर छेद करेगा। तो आप देखिए ट्रेक से बना कर देखते हैं, यहाँ पे 1 था 2 था 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है कि अब कितना में से घटाना है, 6 में से 5 को घटाया कितना बचा, 1 बचा। तो 1 कहाँ अनंत था, अनंत था, तो यानी कहने का मतलब कि जब वस्तु को फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अनंत में बनेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कुछ है तो आप आसान तरीका से बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो यहाँ ये क्या है, ये वस्तु है, तो अनंत पे जब प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या हमको दिखेगा कि कितना बड़ा बन रहा है, नहीं दिखेगा, यानी बहुत बड़ा। जैसे सुबह में सूर्य के जब लाइट आता है तो सुबह में क्या होता है, मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। तो हमसे मेरे अनुसार प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी होएगा कि जब यहाँ पे है ये वस्तु है तो वस्तु के अनुसार प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा कि जब इस वस्तु को फोकस करा के तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बराबर बनता है, वस्तु के से बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ऐसे देखे ना कि यहाँ पे वस्तु रखा है अनंत पे बन रहा है, तो अनंत पे बहुत बड़ा बनता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बनता है। ये हुआ आपका आंसर। और 4 पॉइंट और है, तो 4 पॉइंट अगला वीडियो में आपको ड्राइव करा दूंगा, बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं तो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए कि ऐसा पढ़ाई के लिए और अगला वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मिलता रहेगा। तो इसी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।